ಬೆಳಗಾವಿಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार, श्रीमान सदानंद गौड़ा, केएलई सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर प्रभाकर कोरे जी, सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्रीमान शिवानंद जी, संसद में मेरे साथी और कर्नाटक के जनप्रिय किसान नेता श्रीमान येदियुरप्पा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री रमेश जी, कर्नाटक विधानसभा विरोध पक्ष के नेता श्रीमान जगदीश जी, श्रीमान सुरेश अंगाड़ी, श्रीमान प्रहलाद जोशी, डॉक्टर बीजी देसाई और प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले उन सप्त ऋषियों को नमन करता हूं शिक्षक तो बहुत होते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, उत्तम शिक्षक होते हैं, समर्पित शिक्षक होते हैं, लेकिन शायद इतिहास में अमर शिक्षक का शब्द प्रयोग करना होगा तो इन सप्त ऋषियों के लिए अमल करना होगा. ऐसे शिक्षक 100 साल के बाद भी आज भी इस पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं. शायद इतिहास में कहीं पर भी ऐसी दुर्लभ घटना सुनने का सौभाग्य नहीं मिल सकता जो इस केएलई सोसाइटी के द्वारा सिद्ध हुआ है. मैं देख रहा हूं मेरे सामने लाखों की तादाद में ये सारे नौजवान बैठे हैं. ये सब कुछ उन सप्त ऋषियों का तपस्या का परिणाम है. लोकमान्य तिलक जी से प्रेरणा ली, संत बसवेश्वर जी ने सामाजिक क्रांति का जो बिगुल बजाया था, उस सामाजिक क्रांति को शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ जन जन तक पहुंचाना, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इसे पहुंचाते रहना, ये भगीरथ काम 100 साल पहले इस धरती पर हुआ. पूरे देश के लिए, शिक्षा में विश्वास करने वाले हर किसी के लिए ये गर्व का विषय है. संस्थाएं बनती है, बिगड़ती है, बंद भी हो जाती है, लेकिन आप कल्पना करिए उन 7 ऋषियों ने
ऐसी तो कैसी मजबूत नींव डाली होगी कि आज 100 साल के बाद भी ये फल रहा है, फूल रहा है और पूरे देश को प्रेरणा दे रहा है। आज दुनिया के हर कोने में कोई न कोई तो होगा जो कहता होगा कि मैं केएलई का विद्यार्थी था। और दुनिया में भी जब किसी का इंटरव्यू होता होगा, नौकरी के लिए पूछताछ होती होगी, जब वो बताता होगा, सारे सर्टिफिकेट बताता होगा, अपने मार्क दिखाता होगा, लेकिन जब वो कहता होगा कि साहब ये तो सब ठीक है, ये गुणांक, ये सर्टिफिकेट, ये मार्क्स, ये ग्रेड, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी चीज है, मैं केएलई का विद्यार्थी हूं। और जिस पल इंटरव्यू लेने वाला भी देखता होगा, अच्छा केएलई, अरे भाई आओ आओ। 100 साल कितनी पीढ़ियों ने तपस्या की होगी, कितने कितने लोगों ने योगदान किया होगा, तब जाकर के ऐसी एक प्राणवान व्यवस्था का जन्म हुआ होता है और जो चलती है। आज जब देश में शिक्षा के व्यापारीकरण की चर्चा हो रही है, बड़े बड़े लोगों का भी मन करता है कि विद्या के व्यापार में जुड़ने से कुछ मुनाफा मिल जाएगा। ऐसे सब लोगों के लिए सबक है, वो 70 से 100 साल पहले उनका तनख्वाह कितना होगा? इन शिक्षकों का पगार शायद 30 रुपया, 35 रुपया, 50 रुपया रहा होगा। 100 साल पहले जिसका 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया पगार रहा होगा, तनख्वाह मिला होगा, उन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दे दिया। शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करना चाहते हुए लोगों के लिए ये कि मिसाल है, प्रेरणा है। भाइयों बहनों, राजनीतिक दल भी 100 साल नहीं चल पाते, कितने ही टुकड़े हो जाते हैं, परिवार भी नहीं बचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 100 साल तक एक संस्था चलना, लगातार विकास होना, लोकतांत्रिक पद्धति से उसकी मैनेजमेंट की रचना होना और जनता के पैसों से ही इसको आगे बढ़ाना, उसके भूतपूर्व विद्यार्थियों की मदद से उसको आगे बढ़ाना, ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं खास करके दिल्ली में जो हमारे बड़े विद्वान मित्र हैं, मीडिया के लोग हैं, उनसे मैं आज सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के 60 साल हो जाए तो अखबारों में बहुत बड़ा उनका आर्टिकल छप जाता है। किसी सरकार के 100 दिन हो जाए तो भी अखबार में बहुत बड़ी आर्टिकल आ जाता है। किसी व्यक्ति के 75 साल हो जाए तो भी जय जयकार होता है। अच्छा होगा पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में इन सप्त ऋषियों ने जो काम किया है, इसकी शताब्दी के विषय में भी कुछ लिखा जाए और देश को पता चले। ये इसलिए चलना चाहिए
कि देश के अलग अलग कोने में भी जो शिक्षा को समर्पित लोग हैं, समाज को समर्पित लोग हैं, ऐसे लोगों को ऐसी घटना से प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है और देश के भी और कोने में ऐसा एक आंदोलन खड़ा हो सकता है। भाइयों बहनों, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब महात्मा गांधी जी ने भी आजादी के सिपाही तैयार करने के लिए गुजरात विद्यापीठ नाम से शिक्षा संस्था को जन्म दिया था। लोकमान्य तिलक जी ने भी आजादी के सिपाही तैयार करने के लिए और राष्ट्र को अपनी ताकत पर खड़ा करने के लिए शिक्षा पर बल दिया था। 21वीं सदी में भी भारत को दुनिया में अगर अपना लोहा मनवाना है तो ये हमारी युवा पीढ़ी, उनका कौशल, उनकी शिक्षा वही मनवा सकती है। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब भारत की पहचान दुनिया में क्या थी? ये तो सांप सपेरे वाले लोग हैं, ये तो जादू टोना करने वाले लोग हैं, ये तो ब्लैक मैजिक वाले लोग हैं। सांप और उंदर और चूहे से बाहर इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। दुनिया में हिंदुस्तान की ऐसी पहचान थी। लेकिन कुछ वर्षों पहले भारत के 18-20 साल की उम्र के नौजवान जब कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां घुमाने लगे, सारी दुनिया घूमने लग गई, सोचने बदल गई। दुनिया को भारत के लिए सोचने का तरीका बदलना पड़ा। विश्व को मानना पड़ा कि भारत के पास अद्भुत शक्ति है, अद्भुत सामर्थ्य है और उसका मूल आधार शिक्षा है। 100 साल में यहां के समाज जीवन में बदलाव लाने के लिए शिक्षा के द्वारा पूरे कर्नाटक के जीवन को ताकत देने में और उसके द्वारा पूरे देश को ताकत देने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब मैंने पिछली बार आया था, हमारे प्रभाकर जी ने मुझे बताया कि 32 साल से लोग मुझे काम देते रहते हैं। ये छोटी बात नहीं है प्रभाकर जी, आपको मैं बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और लोकतांत्रिक पद्धति से होता है। इतनी सारी पीढ़ियों पर इतने लोगों ने काम किया होगा, लेकिन संस्था का भला, शिक्षा का भला, विद्यार्थियों का भला, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जब मैं इस उत्तम कार्य को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी आज आपसे कुछ मांग करके ही जाऊं। मांग सकता हूं ना? मिलेगा? आप कहेंगे यार देश का ऐसा प्रधानमंत्री कैसा है, मांगने आया है। ये प्रधानमंत्री है ही ऐसा जी, वो जनता से मांग करके ही गुजारा करता है। मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं और मुझे विश्वास है, उन सप्त ऋषियों पर मेरा विश्वास है, आज की व्यवस्था पर विश्वास है। ये लाखों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, उन पर मेरा विश्वास है और इसलिए मांगने की हिम्मत कर रहा हूं। मांगो, मांगो, जरा आवाज जोर से आनी चाहिए। मांगो, सच में मांगो। आप मुझे बताइए, इस संस्था के पास 1.25 लाख विद्यार्थी है,
इतना सारी इंस्टीट्यूशन चलती है। क्या हमारा केएलई ये संकल्प कर सकता है कि 2020 में 2020 में जब टोक्यो में ओलंपिक होगा तो कुछ गोल्ड मेडल इस केएलई के भी होंगे? कर सकते हो दोस्तों? कर सकते हो? संभव है दोस्तों, आपके लिए संभव है। मेरे प्यारे नौजवानों, मैं ये भी चाहूंगा, इनोवेशन ये विकास की जड़ी बूटी है। अगर इनोवेशन नहीं होता है, रिसर्च नहीं होता है, तो जीवन में ठहराव आ जाता है, और जो रिसर्च करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। हम सिर्फ उनकी प्रोडक्ट के लिए खरीदार बन के रह जाते हैं। आपके पास, मैंने पिछली बार आकर के देखा था, ऐसे उत्तम साइंटिस्ट हैं आपके पास, ऐसी उत्तम इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे उत्तम टेक्निकल नॉलेज वाले लोग हैं। हर वर्ष इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो ऐसा कोई न कोई इनोवेशन मानव जात के लिए केएलई दे सकता है। क्या दोगे? पक्का दोगे? तीसरी बात, भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो पहली 100 उत्तम यूनिवर्सिटीज है, दुनिया की फर्स्ट 100 टॉप यूनिवर्सिटीज, उसमें हम नहीं है। शर्मिंदगी महसूस होती है। भारत सरकार ने इस बजट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। हमने कहा है कि सरकार की 10 यूनिवर्सिटी और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये संकल्प करके आए कि हमें दुनिया की पहली 100 यूनिवर्सिटीज में अपना स्थान बनाना है। जो इस काम के लिए आगे आना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से विशेष आर्थिक मदद दी जाएगी। जो इस काम को करने के लिए आना चाहते हैं, उनको सरकारी बाबुओं के जो बंधन होते हैं, ये परमिशन, वो परमिशन, ये नियम, वो नियम, उसमें भी मुक्ति दी जाएगी, खुला मैदान दिया जाएगा। मैं निमंत्रित करता हूं देश की प्राइवेट 10 यूनिवर्सिटीज को, मैं निमंत्रित करता हूं देश की 10 सरकारी यूनिवर्सिटीज को, हिम्मत करिए, आइए। दुनिया में जो 100 पहली है, उसमें क्या है जो हमारे में नहीं है, हम करके दिखाएं। और देश तो मेरे, अब सिर्फ देश कल था और आज एक बढ़ गया, इतने से नहीं चलेगा। अब तो दुनिया में जो अच्छा सा अच्छा है, वहां पहुंचने का प्रयास करना, यह हिंदुस्तान का सपना होना चाहिए, उसको लेकर के चलना चाहिए। भाइयों बहनों, आज मैं कर्नाटक की धरती पर आया हूं और टीवी के माध्यम से देश भी मेरी बात को सुन रहा है, तो मैं एक और विषय की भी चर्चा करना चाहता हूं। करूं? आप सुनना चाहते हैं? 8 तारीख रात को 8 बजे आपने देखा 2012, 2013, 2014 अखबारों में खबरें आती थी कि कोयले में इतने लाख करोड़ खा गए, 2G स्कैम में
इतने लाख करोड़ खा गए और 8 तारीख के बाद आपने उनका हाल देखा। 4,000 रुपये के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ा, कतार में। मेरे प्यारे देशवासियों, ये सरकार ईमानदार इंसान को परेशान करना नहीं चाहती है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेईमान को छोड़ना भी नहीं है। 17 साल हो गए। आप मुझे बताइए, देश को लूटा गया है कि नहीं लूटा गया? भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? बड़ी बड़ी नोटों के थप्पे घर में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मैं हैरान हूं, हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आपने 1000 की नोट बंद कर दी, 500 की नोट बंद कर दी। भाई, आपने जब चवन्नी बंद की थी, मैंने पूछा था? आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने चवन्नी बंद की थी? कांग्रेस पार्टी ने एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। इस देश ने तो कोई चिल्लाहट नहीं की। ठीक है, आपकी ताकत उतनी थी। बंद करने में तो आप भी सहमत थे, लेकिन बड़ी नोट बंद करने की आपकी ताकत नहीं थी, चमन्नी से गाड़ी चलानी थी। और जो लोग आज मुझे सवाल पूछते हैं कि मोदी ने 1000 की नोट का जादू किया, भाइयों बहनों, जो लोग मेरे भाषण सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, ये बात मैं पहली बार नहीं बोला हूं। 5 साल पहले सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है, चवन्नी बंद कर रही है, मेरा चले तो मैं 1000 के नोट बंद कर दूं। आज भी उसका वीडियो कहीं चलता होगा, देख सकते हैं आप लोग। भाइयों बहनों, मैंने देश के साथ कुछ छिपाया नहीं है। मैंने पहले ही दिन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मैं झूठ बोलूं तो आपको मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक देता हूं। मैंने पहले ही दिन कहा था, इस काम के लिए मुझे 50 दिन दीजिए, 30 दिसंबर तक का समय दीजिए। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? मैंने पहले ही दिन कहा था कि 30 दिसंबर तक थोड़ी तकलीफ रहेगी। कहा था कि नहीं कहा था? भाइयों बहनों, मैंने देश को विश्वास में लेकर के काम किया है। देश में ईमानदारी, करोड़ों लोग हैं जो ईमानदारी के लिए जीते हैं, ईमानदारी के कारण सहते हैं। आप मुझे बताइए, सरकार का ईमानदारों की रक्षा करने का काम है कि नहीं है? ईमानदारों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर बेईमानों को सजा देने के लिए 50 दिन थोड़ी तकलीफ रहेगी, तो आप मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ भाइयों बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से बताइए। ये देश देख रहा है, हर हिंदुस्तान का नौजवान, हर हिंदुस्तानी ये दृश्य देख लीजिए। जिनको शक है, एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके बेईमानों की वकालत करने वाले, देख लीजिए जनता जनार्दन क्या चाहती है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं हमारे देश में चुनाव होता है, मतदाता सूची, ये तो कोई सीक्रेट काम नहीं है।
नोट प्रतिबंध करना तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि वो सीक्रेट रहे। अगर वो लीक हो जाता तो ये बेईमान लोगों की ताकत ऐसी है, कहीं पर भी पहुंच जाकर के अपना काम कर लेते हैं। देश खुश है। 8 तारीख को हिंदुस्तान का गरीब चैन से सो रहा था और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार गया, कोई देने वाला नहीं था। भाइयों बहनों, चुनाव में मतदाता सूची बनती है, कोई सीक्रेट नहीं होता है। सरकार लगती है, टीचर लगते हैं, आशा वर्कर लगते हैं, सारी सरकार लग जाती है। हर पार्टी के वर्कर भी लग जाते हैं। उसके बावजूद भी जिस दिन मतदान होता है तो शिकायत आती है कि नहीं आती है? मेरा नाम रह गया, मेरे मोहल्ले का नाम रह गया, मेरे परिवार का नाम रह गया, मेरी सोसाइटी का नाम रह गया। मुझे बताइए, तकलीफ आती है कि नहीं आती है? इतना बड़ा काम खुला चलता है तो भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है कि नहीं रह जाती है? आप देखिए, हिंदुस्तान का जब चुनाव होता है पूरे देश का, करीब करीब 3 महीने चलता है। 90 दिन तक सारा कारोबार ठप हो जाता है। सारे अफसर, हर किसी को चुनाव का ही काम करना पड़ता है, किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो। भाइयों बहनों, चुनाव में सरकार की इतनी ताकत लगती है, पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों की लगती है, मीडिया की मदद मिलती है, तो भी 60-70% मतदान होता है और 90 दिन तक गाड़ी चलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने तो आपसे सिर्फ 50 दिवस मांगा है। 50 दिवस मेरे भाइयों देश के लिए मांगा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा इस बार बजट में हमने योजना की थी। जो लोग मेरी मन की बात सुनते हैं ना, उसमें भी मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का एक उपाय है कैशलेस सोसाइटी। एक नगदी नोटे रुपये देने वाला कारोबार धीरे धीरे कम होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक करेंसी, इस पर जाना चाहिए। और इसलिए भारत सरकार ने अपने बजट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऊपर टैक्स लगता था, वो टैक्स हमने हटाया था और सरकारी विभागों को भी कहा था कि आप भी इसको कम कीजिए, हटाइए। कई विभागों ने कम भी किया है, कुछ विभागों ने हटाया भी है। ये इसलिए किया था कि मुझे आज ये करना था। मैंने जब प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोले, गरीबों के खाते खोले, उसके साथ उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड दिया है, रुपए कार्ड 20 करोड़ लोगों को दिया है, ताकि धीरे धीरे गरीब आदमी को भी उस कार्ड के द्वारा अपना कारोबार कराने की आदत लग जाए। धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन ये काम 2 साल पहले किया है भाइयों, मैंने अचानक नहीं किया है। ये बात सही है, बीमारी इतनी गहरी है, इतनी 70 साल की पुरानी बीमारी है भाई, और हर किसी को ये बीमारी लग गई है। भाइयों बहनों, मैं दवाइयों का डोज बढ़ा रहा था। पहले 1 डोज देता था, फिर दूसरा डोज दिया, अभी जरा बड़ा डोज दिया है। और बेईमान लोग और बेईमान लोगों की रक्षा करने वाले लोग ये भी कान खोल करके सुन लें, 30 दिसंबर के बाद मोदी अटकने वाला नहीं है। जो लोग गंगा जी में चवन्नी नहीं डालते थे,
आज नोटे डाल रहे हैं, नोटे। मैं एक दिन टीवी पे देख रहा था कि कूड़ा कचरा साफ करने वाली एक महिला कहते 57,000 रुपीज उसको कूड़े कचरे में मिला। वो बेचारी पुलिस थाने में जमा करवाने चली गई कि साहब इतने रुपये मिले। मैं अभी आया तो यहां स्वागत में हमारे प्रभाकर जी ने लोगों को फूल की पंखुड़ियां डाल रहे थे। मैंने कहा वो दिन दूर नहीं होगी जब कोई नेता आएंगे तो लोग हजार हजार नोटों की कतरन कर करके डालेंगे। भाइयों बहनों, सफाई करना जरूरी है और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तकलीफ पड़ेगी, मैंने ये कभी नहीं कहा था तकलीफ नहीं पड़ेगी। मेरी पूरी कोशिश हो। आप देखिए जी, मैं कल देख रहा था बैंकों में बैंक के कर्मचारियों ने एक साल में जितना काम करते हैं ना, उससे ज्यादा काम ही 10 दिन में किया है भाई। 10 दिन में हम सब बैंक के कर्मचारियों के लिए ताली बजाइए भैया। इतना अच्छा काम कर रहे हैं आज बैंक के लोग हमारे, उनका अभिनंदन करें। मैंने देखा 75 साल की उम्र के, 70 साल की उम्र के, 60 साल की उम्र के जो बैंक में से रिटायर्ड हुए हैं, ऐसे लोग बैंकों में गए। उन्होंने कहा साहब इस समय अगर मुफ्त में भी हमारी सेवा चाहिए तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बैंक का अनुभव देश भर में हुआ है। मैंने ऐसे नौजवान देखे जो कतार में सीनियर सिटीजन खड़े थे, उनके लिए अपने घर से कुर्सियां उठा करके लाए, उनको बैठने की व्यवस्था की। मैंने ऐसी माताएं बहनें देखी जो कतार में खड़े हुए लोगों को घर से ला करके पानी पिला रही हैं। भाइयों बहनों, सिनेमा थिएटर के बाहर टिकट लेने के लिए कभी कभी झगड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हिंदुस्तान शांति से कतार में खड़ा है और अपने नंबर का इंतजार कर रहा है। देश बेईमानी से थक चुका है। भाइयों बहनों, पेन है, मैं मानता हूं। मेरे इस निर्णय के कारण पेन है, लेकिन देश को गेन ज्यादा है। देश को गेन ज्यादा है भाइयों बहनों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं ईमानदार लोगों से कहना चाहता हूं, आप किसी बेईमान को अपनी 500 या 1000 की कमाई की नोट जल्दबाजी में मत दीजिए। 30 दिसंबर तक आपके पास समय है। कोई 400 में लेने वाला निकल जाएगा, कोई 800 में 1000 की नोट लेने वाला निकल जाएगा। आपके 500 रुपया मतलब कि 499 एंड 100 पैसा, पूरा का पूरा 500 का आपका हक है और सरकार आपको देने के लिए बंधी हुई है। 1000 की आपकी ईमानदारी की नोट आपका हक है, सरकार बंधी हुई है। 30 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। प्रक्रिया संतोषजनक होने वाली है। और जो लोग हो सकता है जो गंगा में बहा देंगे, कोई कूड़े कचरे में डाल देंगे, कोई कतरन मरा देंगे, वो तो शायद बच जाएंगे। नोट जाएगी उसकी 200 करोड़ 400 करोड़ जाएगा। लेकिन कोई दूसरे रास्ते से बैंक में जमा करके ईमानदारी का खेल करने गया तो देश आजाद हुआ तब से अब तक का सारा चिट्ठा खोल करके रख दूंगा। 200% टैक्स लगाने वाला 200% दंड लगाऊंगा। बहुत लूटा है मेरे प्यारे देशवासियों। लूटने वालों को आपने देख लिया है। 70 साल देश लूटा गया है। मुझे 70 महीने दीजिए, मैं साफ करके रख दूंगा दोस्तों। यही लोग
मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। जरा 8 तारीख रात 8 बजे का टीवी खोल करके देख लो मोदी ने क्या किया। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, और इसमें ज्यादातर गांव के लोग हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। ये जो मैं पवित्र काम करने निकला हूं, देश में ईमानदारी के लिए निकला हूं। अगर आपको मेरे ईमान में भरोसा है, अगर आपको मेरे काम में भरोसा है, ये जो नोटों की सफाई का मैंने अभियान चलाया है, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। आपसे मेरी विनती है, अपनी जगह पर खड़े होकर के दोनों हाथ से ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये ईमान और पवित्रता के काम को मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप खड़े होकर के ताली बजा करके, ये एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके दिन रात हमारे बाल नोचने वालों, ये गांव के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ईमानदारी के लिए कष्ट झेलने वाले लोग हैं, ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आपके आशीर्वाद, ये आपके आशीर्वाद देश में सफाई करके रहेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है, आमतौर पर पत्रकार लोग अपनी कुर्सी पर से खड़े नहीं होते हैं। मैं आज देख रहा हूं पत्रकार भी खड़े हो गए। मैं 100 सलाम करता हूं, इन पत्रकारों को 100 सलाम करता हूं जी। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की है जी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।